बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 26 दिसंबर साल 2019 और दिन है आज जुमेरात का। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं। आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बड़ा ऐलान किया है और वो क्या बड़ा ऐलान है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। फिर कुछ और चीज़ें हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए हुए हैं डैमेज कंट्रोल करने के लिए और वो दौरा कितना कि इम्पॉर्टेंट है। तीसरा ये कि क्या हम तैयार हैं जो कुछ इंडिया में हो रहा है उससे निपटने के लिए, और क्या पाकिस्तान की हुकूमत वो कुछ कर रही है जो करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। फिर आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया और उन्होंने डंके की चोट पे कहा है कि जनाब 2020 अगला साल 2020 इंतहाई खौफनाक होगा माफियाज़ के लिए। और उन्होंने कहा कि हमें पता है कि माफियाज़ कहाँ कहाँ बैठे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। और जनाब फाइनली कि आप क्लिक कर लें बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपके पास तमाम अलर्ट्स बर वक्त पहुँचते रहें। तो सबसे पहले आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा, दो ऑप्शन थे जी आर्मी चीफ़ साहब के पास भी, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के पास भी और हुकूमत के पास भी दो ऑप्शन थे। और दो ऑप्शन ये थे कि जनाब जो आर्मी चीफ़ एक्सटेंशन केस है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया और वो फ़ैसला था कि आप पार्लियामेंट से लेजिस्लेशन करवाएं। 6 माह के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ़ होंगे और 6 माह में अगर लेजिस्लेशन नहीं होती तो वो ख़ुद रिटायर तसव्वुर होंगे और वज़ीर आज़म को उसमें हुक्म दिया है सदर ममलिकत को कि वो नया आर्मी चीफ़ अपॉइंट करेंगे। अभी 1 महीना हुआ है तकरीबन फ़ैसले को आए हुए को, और आज रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की गई है। क्यों की गई है? दो ऑप्शन थे। एक तो ये था कि अपोजिशन जमातें, जैसे कि हमने आपको कल कहा था कि बिलावल भुट्टो भी तैयार और मुस्लिम लीग नवाज़ भी तैयार, मरीम सफदर साहिबा भी तैयार, सब तैयार थे और अपनी फरमाइशों की एक लिस्ट लेके बैठे थे कि जनाब हम पहले तो अपनी सर्विसेज पेश करते हैं कि जनाब आएँ, हम आपको इस कानून की हमायत करेंगे, कानून साजी करें और हम आगे बढ़ते हैं। ये था और कोई इशू नहीं है। और पीटीआई और इमरान ख़ान साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के जिस दरमियान अंडरस्टैंडिंग है वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ की, उसको भी डेंट डाला जाए और अपनी पेशकश की जाए, अपनी सर्विसेज फ़राहम की जाए। ये था उनकी तरफ से ऐलान। अब जैसे ही गवर्नमेंट या मिलिट्री की तरफ से, आर्मी लीडरशिप की तरफ से बात की जाती तो इन्होंने एक नया तमाशा खड़ा करना था। तमाशा ये खड़ा करना था कि जनाब वही शरीफ फैमिली की अपनी लिस्ट है डिमांड कि जनाब इन लोगों को छोड़ दें तो मेहरबानी करें, आप हम पे मेहरबानी करें, हम आप पे मेहरबानी करें। ये शरीफ फैमिली का था और पीपल्स पार्टी बिलावल साहब भी इसी तैयारी में थे कि जैसे ही ये चीज़ आएगी लेजिस्लेशन या हमसे बात की जाएगी तो हम भी एक चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश कर देंगे, मुतालबात की एक फ़हरिस्त पेश कर देंगे और हम भी रियायतें हासिल करेंगे। तो ये बहुत आसान रास्ता था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के लिए कि वो इनको रियायतें देते। अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस चल रहा है और जो मुआशी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है उससे वो बैकफुट पे आते और अपने वो एंजॉय करते। 3 साल क्या, ये 6 साल भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर दूसरी बात एक और थी अपोजिशन के प्लानिंग कि जनाब हम लेजिस्लेशन में, आपको पता है कि तकारीर होती हैं, बहस होती है पार्लियामेंट में, सेनेट में। उसमें इनका ये था कि चलें हम तो इसको सपोर्ट करेंगे लेकिन अपने जो माउथ पीस हैं उनकी तरफ से हम तकरीरें करवाएंगे आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इसको मज़ीद मुतनाज़ बनाएंगे। हम कारकर्दगी मांगें, हम ये मांगेंगे, हम वो मांगेंगे और बताएं, पूछेंगे कि जनाब ये सब कुछ कैसे है।
क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं जो बाहर से फंडिंग हासिल करते हैं और सबूत मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से जब ये बात की गई तो उन्होंने कहा मैंने ब्लैकमेल किसी के हाथों नहीं होना, मैं असूलों पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करूँगा, कोई समझौता नहीं होगा किसी किस्म का। मैं पाकिस्तान के लिए हूँ और पाकिस्तान के लिए मेरी सर्विसेज हैं, इसलिए अब आप लीगल वे इस्तेमाल करें जो भी है, और ये काम मैं नहीं कर सकता और ना ही मैं किसी की मिन्नत अल्लाह प्रोग्राम कर सकता हूँ। लिहाजा उनके तरफ से जब ये बात आ गई और ये वाज़ेह तौर पे मिलिट्री लीडरशिप ने ये कहा कि क्योंकि गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने एक एक्सटेंशन दी है और मुल्क को ज़रूरत है, तो इसलिए हमने तो रिक्वेस्ट नहीं डाली, हमने तो दरख्वास्त नहीं दी, और माजी में ये होता रहा, वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है। जिसके बाद ये फ़ैसला किया गया और आज रिव्यू पटिशन फ़ाइल कर दी गई है, नज़रसानी की दरख्वास्त, जिसके बाद सफ़े मातम बिछ गया है मुस्लिम लीग नवाज़ में भी और पीपल्स पार्टी में भी, शरीफ फैमिली में भी और भुट्टो फैमिली में भी, जरदारी फैमिली में भी, कि हम तो बैठे थे इस इंतज़ार में कि जनाब आएंगे हमारे पास वोट शोट मांगने के लिए, तो हम फिर रियायतें हासिल करेंगे और ये भी करेंगे खान साहब को गिरा दें, इन हाउस तब्दीली ले आएँ, ये कर दें वो कर दें। तो अब मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फ़ाइल की गई है, उसमें रिव्यू में कहा गया है कि जनाब एक तो लार्जर बेंच बनाया जाए, दूसरा इन कैमरा हेयरिंग की जाए, बंद कमरे में हेयरिंग की जाए। अब ये इख्तियार है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कि वो लार्जर बेंच बनाते हैं या नहीं बनाते। अगर तो क्योंकि रिव्यू में होता ही है कि जो ऑथर जज और जिन्होंने पहले ये मुकदमा सुना हो वो, और ज़ाहिर है उन्हीं में से एक जज ने फ़ैसला लिखा होता है, वो मौजूद होने चाहिए, तो वही केस को सुनते हैं रिव्यू में। तो इस केस में भी यही है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद कोसा साहब थे, उस बेंच को हेड कर रहे थे, वो रिटायर हो चुके हैं, और जजमेंट भी उन्होंने नहीं लिखी, जजमेंट लिखी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, वो भी दस्तयाब हैं, और उनके साथ जो जज थे जस्टिस साहब वो भी दस्तयाब हैं, दो दस्तयाब हैं, सिर्फ एक का इजाफा होता है, वो फुल बेंच बन जाता है। रिव्यू का मामला इन्हीं दो जज साहिबान ने सुनना होता है जिन्होंने पहले जजमेंट लिखी, इसलिए लार्जर बेंच मांगा गया है कि 3 जज साहिबान और आ जाएं, 2 पुराने वाले 3 और आ जाएं, तो उन 5 आदमियों के सामने, 5 जज साहिबान के सामने, लार्जर बेंच के सामने अपना मुकदमा रखा जाए। क्योंकि गवर्नमेंट वाली साइड भी और अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, ये सब समझते हैं कि चूँकि वो 3 दिन बहुत कम वक्त था और 3 दिन में आर्गूमेंट्स हो नहीं सकते थे, और वो 3 दिनों में सिर्फ इसी बात पे ज़्यादा वक्त गुजर गया कि नोटिफिकेशन सही है, गलत है, समरी कैसे मूव हुई, कैसे नहीं हुई। लेकिन असल जो बेसिक चीज़ है वो रिव्यू में ये इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि वज़ीर आज़म के पास मुकम्मल इख्तियार है आर्मी चीफ़ को अपॉइंट करने का, आर्मी चीफ़ के तकर्रुर का, और अगर आर्मी चीफ़ के तकर्रुर का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है और ये लामहदूद इख्तियार है कि वो जिसको चाहें कर दें। क्योंकि माजी में आपने देखा इसमें सीनियरिटी तो होती नहीं है कि आपने सीनियरिटी के मुताबिक ही पहले नंबर वाले को ये करना है, दूसरे वाले को ये करना है, बिल्कुल नहीं होता। ये है कि वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार है कि वो पहले नंबर पे दूसरे वाले को, तीसरे को, चौथे को, पाँचवें को, छठे को, 7वें नंबर, इवन 7वें नंबर वाला भी लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं उनको भी आर्मी चीफ़ अपॉइंट किया हुआ है वज़ीर आज़म ने। और आपको याद होगा कि राहील शरीफ साहब भी नंबर 1 पे नहीं थे, 3 या 4 पे थे, उनको आर्मी चीफ़ बनाया था। उससे पहले उसके बाद जनरल बाजवा साहब भी पहले, दूसरे और तीसरे पे नहीं थे, 4 पे थे, उनको आर्मी चीफ़ बनाया। और उससे पहले चले जाएं ज़ियाउल हक़ साहब, जनरल ज़ियाउल हक़ ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने जनरल ज़ियाउल हक़ को जो आर्मी चीफ़ बनाया था वो भी 5वें नंबर या 6ठे पे थे। तो इसलिए ये वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है।
उनको जो 3 बंदों का पैनल जाता है ज़रूरी नहीं कि उसी में इंतखाब करें। तो एक तो ये चीज़ साबित करनी है, अदालत को मुतमिन करना है कि ये वज़ीर आज़म का सवाबदीद इख्तियार है, और अगर वज़ीर आज़म का सवाबदीद इख्तियार है तो फिर अगर अपॉइंट कर सकते हैं वो किसी को तौसीह भी दे सकते हैं, और इसके एडवर्स कोई कानून मौजूद नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि वज़ीर आज़म किसी आर्मी चीफ़ को तौसीह नहीं दे सकते, ऐसा कोई कानून नहीं है। लिहाजा ये कुछ हैं, बाकी आर्मी चीफ़ की खिदमात उसमें बताई गई हैं, और सिचुएशन क्या है इस वक्त रीजन की वो बताया गया है, और कुछ और चीज़ें बंद कमरे की अदालत में बताना चाहते हैं। तो ये थी, अब डिपेंड करता है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार साहब किस तरीके से इस पे ऑर्डर पास करते हैं, ये पता चल जाएगा। हम कोई कमेंट नहीं कर सकते और ना ही ये बता सकते हैं कि इसका स्कोप क्या है और क्या नहीं है, तो अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है, लेकिन चूँकि इंतज़ार करें थोड़ा सा। एक चीज़ उसके बाद आए जी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज जो अनाउंस किया वो बहुत एक फ़हरिस्त, ये जो मुख्तलिफ़ इदारे पकड़ते हैं, नैब, FIA, JNF, बाकी इदारे, ये लोगों को पकड़ रहे हैं लेकिन लोग रिहा हो रहे हैं। टैक्सेशन के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है, और SCCP, FIA, तो बहुत हद तक कुछ इदारों का गंद तो साफ़ कर दिया गया है। ख़ास तौर पे FIA की सफाई की है DG FIA वाजिद ज़िया साहब ने काफ़ी हद तक, और इसीलिए आपने देखा होगा कि वो ऑडियो वीडियो स्कैंडल दोबारा उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, और वो सारा केस ही ख़राब कर दिया था पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने, अब वो दोबारा शुरू हो गया। फिर ये है कि आज एक कस्टम ऑफिसर के बारे में बताया प्राइम मिनिस्टर ने कि वो माहाना 70 करोड़ रुपए कमा रहा था अपनी सीट पे बैठा। तो जब ये चीज़ें सामने आईं तो अब कुछ लिस्टें तैयार की हैं हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, मुख्तलिफ़ अफसरान की, मुख्तलिफ़ ओहदेदारों की, और सिस्टम में बैठे उन स्पॉट फिक्सर्स की जो मैच फ़िक्स करते हैं और रिलीफ देते हैं, और सारे का सारा जो अमल है वो सबोटाज कर रहे हैं। और जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस चल रहा हुआ है, जो एहतसाब का अमल चल रहा है मुख्तलिफ़ शोबों में, उसको सबोटाज कर रहे हैं। वो लिस्टें बन गई हैं जनाब, और उनके तहत बहुत जल्द गिरफ़्तारियाँ भी शुरू हो जाएंगी और कार्रवाइयाँ भी शुरू हो जाएंगी, और इस सिलसिले में जुडिशरी की जो क़यादत है उनसे भी हुकूमत का है इरादा रब्ता करने का कि ऑफिशियल चैनल से रब्ता किया जाए और उन तक भी अपने कंसर्न्स जो हैं वो पहुंचाए जाएं। तो ये थी जी अब तक की खबरें। टाइम ख़त्म हो गया, अगले वीडियो पे इंशाल्लाह बताएंगे हम आपको सऊदी वज़ीर ख़ारजा और कुछ और चीज़ें।